जो यूजीसी एक्ट 2026 आया है, दरअसल जिसको सरकार को मजबूर होना पड़ा इस एक्ट को लाने के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कुछ चंद परसेंट लोग इस कानून का विरोध कर रहे हैं जो अनुचित है। तो जब तक कठोर कानून नहीं बनेंगे तब तक देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में होने वाला भेदभाव रुकेगा नहीं। किस प्रकार SC ST OBC के छात्रों के साथ यहाँ तक उनकी हत्याएं हो जाती है और संस्थागत भेदभाव के उससे उनको सुसाइड तक जाना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट में अभी तक आज़ादी से अब तक सिर्फ एक आदिवासी जज बन पाया है। सारे प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जैसे लोगों की नौकरियां दांव पे लग गई और कहीं ऐसे छात्र हैं जिनके दरअसल समय समय पर हमारे सामने मामले आते रहते हैं जिनके साथ जातिगत भेदभाव उत्पीड़न के शिकार हुए हैं। सबसे पहले आप सभी का जो है हार्दिक अभिनंदन करते हैं हम अपने चैनल चलते चलते पे। और जैसा कि हमारा वादा था आपके साथ कि एक विस्तृत बातचीत करेंगे हम यूजीसी रेगुलेशन एक्ट के को लेकर के सामाजिक कार्यकर्ता और भारत के बड़े शहरों में जिनको एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के तौर पर भी देखा जाता है, और उनसे समझेंगे कि ये यूजीसी रेगुलेशन एक्ट जो 2026 है, इसको लेकर के जो पहले सवर्ण समाज में जो भ्रांतियां रही और बाद में उन सब चीज़ों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्टे लगा दिया है और संभावना ये है कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को चला जाएगा। पहले जो इस रेगुलेशन एक्ट का विरोध जो है सवर्ण तबके के लोग कर रहे थे, मगर अब ये विरोध जो है SC ST OBC समाज के बीच में पहुंच चुका है, क्योंकि हर एक विषय का एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है। पहले इस एक्ट के का जो विपक्ष था वो सवर्ण लोग थे, अब इसका विपक्ष जो है वो OBC SC ST समाज है। तो मैं सबसे पहले आपका परिचय करवा देता हूं। हालांकि मैं जिनका आपसे परिचय करा रहा हूं वो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। सपोट्रा के क्षेत्र में ही नहीं, पूरे भारत में आदिवासी क्षेत्रों में काम करने के लिए जाने जाने वाले हंसराज मीणा, जो कि एक ट्राइबल आर्मी के फाउंडर भी हैं, हमारे साथ बैठे हैं। तो कुछ उत्सुक लोगों के प्रश्नों का जवाब भी लेंगे और समझेंगे कि इनकी नज़र में यूजीसी जो रेगुलेशन एक्ट है वो कैसा एक्ट है, उसे क्यों लागू होना चाहिए, और जो इसका विरोध कर रहे हैं उनको ये उसकी विवेचना करते हुए उन प्रश्नों का जवाब देंगे। तो सबसे पहले आपका हंसराज जी बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है और मैं आपका अपने गांव में स्वागत करता हूं। जी 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 जी। तो हंसराज जी, ये जो यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2026 है, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है और पहले इसका विरोध जो है सवर्ण लोग कर रहे थे, ऊंची जाति के लोग जो है कर रहे थे, और अब ये स्टे लगने के बाद यही आक्रोश, यही गुस्सा जो है अब एक समाज के दूसरे तबके में चला गया है, यानी OBC SC ST समाज की तरफ चला गया है। और हम ये सीधे सीधे देख रहे हैं कि ये दो जो तबके हैं वो इनमें जो है अब ये एकदम वैर भाव और वैमनस्य और विभाजन का माहौल है। तो आप ये क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? जो यूजीसी एक्ट 2026 आया है, दरअसल जिसको सरकार को मजबूर होना पड़ा इस एक्ट को लाने के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 2016 से रोहित वेमुला की मां राधिका वेमुला अपने बेटे की न्याय की लड़ाई लड़ रही है और 2019 से डॉक्टर पायल तड़वी की मां आदिबा तड़वी इस न्याय की लड़ाई लड़ रही है अपनी बेटी के लिए। तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए और बहुत सारे ऐसे मामले, एम्स में अनिल मीणा का मामला हो या अन्य SC ST OBC छात्रों के साथ देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में होने वाले जातिगत भेदभाव के मामलों में 2012 के जो यूजीसी गाइडलाइंस थी, जो नियम थे, उनको सख्त नहीं थे, तो उनमें कभी दलित आदिवासी छात्रों को न्याय नहीं मिल पाया, जिसके कारण समाज के लोगों में असंतोष की भावना थी और सामाजिक आंदोलन भी काफ़ी चल रहे थे न्याय की प्रक्रियाओं को लेकर। और उनकी मां रोहित वेमुला और पायल तड़वी की मां भी लगातार न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट में भटक रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को और सरकार से कठोर आलोचना करते हुए बोला है कि एक ऐसा कानून लेके आए ताकि देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में किसी भी SC ST छात्रों के साथ जातिगत भेदभाव या उत्पीड़न या हिंसा नहीं होनी चाहिए। उसको मद्देनजर रखते हुए ही सुप्रीम कोर्ट ने
ये आदेश दिया, उसके बाद सरकार और यूजीसी एक्ट आया, और उसके बाद देखने को मिल रहा है कि देश में एक तबका जो कुछ चंद % लोग इस मतलब कानून का विरोध कर रहे हैं, जो अनुचित है। मैं चाहता हूं कि तमाम समाज के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि इस एक्ट का बिल्कुल विरोध ना करें, क्योंकि ये खासकर वंचित तबकों के जो छात्र हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, समान अवसर पाना चाहते हैं, उनमें किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, तो और उनकी सुरक्षा के लिए बनाए गए। तो ये किसी को दुर्भावनापूर्ण, किसी भी को भी मतलब ठेस नहीं पहुंचाते, ना नुकसान पहुंचाते। तो आप इस प्रकार किसी भी कानून का मतलब अंधे तौर पर विरोध ना करें। जी जी। इस जो सबसे पहले तो एक हमारे दर्शक का, जैसा कि हमने पहले कहा था कि हम अपने दर्शकों का वो जो है प्रश्न भी लेंगे, तो एक दर्शक का ये जो मतलब प्रश्न रहा है कि ये जो इस बिल में, इस विधेयक में जो है धारा 3C और धारा 4 को लेकर के सबसे ज्यादा विवाद का जो है कारण है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी के ऊपर कहा है कि जो इसमें अप्रत्यक्ष भेदभाव और मानसिक जो मतलब पीड़ा है उसको, उसकी व्याख्या करने का जो है व्यापक आधार नहीं है, और जो समिति जो मतलब बननी है, इक्वलिटी जो कमेटी बननी है, उसको जो है असीमित अधिकार दिए गए हैं। तो इससे कहीं ना कहीं जल्दबाजी में कुछ भेदभाव की स्थिति बन सकती है। तो ये आप हमें बताएं कि ये जो 3C और धारा 4 क्या है और क्यों इसको लेकर के सबसे ज्यादा विरोध है। देखो, मैं पहले भी बता चुका हूं कि रोहित वेमुला और पायल तड़वी की मां पिछले 8-10 सालों से न्याय के लिए भटक रही है। तो जब तक कठोर कानून नहीं बनेंगे, तब तक देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में होने वाला भेदभाव रुकेगा नहीं। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए संसदीय समिति के जो चेयरमैन हैं और बाकी अन्य सदस्यों के द्वारा इस तरीके का कड़ा प्रावधान रखा गया है, ताकि जो इस तरीके के जातिवादी पूर्वाग्रह और जातिवादी मानसिकता से प्रोफेसर और जो अन्य वर्ग के लोग हैं, जिस प्रकार SC ST OBC छात्रों के साथ भेदभाव और उत्पीड़न की मानसिकता से उनके साथ भेदभाव करते हैं, उनको रोकने के लिए ये कदम उठाए गए हैं। तो ऐसा किसी वर्ग को डरने की आवश्यकता नहीं है। ये डर उन्हीं लोगों को है जो जातिवाद करने की मानसिकता रखते हैं। बाकी जो सभ्य समाज में उठने बैठने वाले लोग हैं और जो किसी भी आदमी को एक भेदभाव की नज़र से नहीं देखता है, इंसान को इंसान के तौर पर देखता है, उनको किसी भी प्रकार के इन धाराओं से डरने की आवश्यकता मुझे कहीं नज़र नहीं आती है। तो मैं चाहता हूं कि वो किसी प्रकार से इन धाराओं से डरे नहीं। ये सिर्फ डर उन्हीं लोगों को जो जातिवाद करना चाहते हैं। हंसराज मीणा जी, इस विधेयक में, इस बिल में जो जांच का जो समय सीमा जो निर्धारित की गई है, वो 15 दिन की समय सीमा निर्धारित की गई है। तो आपको नहीं लगता कि 15 दिन की समय सीमा बहुत कम है? आपको लगता है कि 15 दिन की समय सीमा में जो है जांच सही तरीके से पूरी हो पाएगी? कहीं इसमें जल्दबाजी तो नहीं हो जाएगी? देखो, जल्दबाजी का कोई विषय नहीं है। हर न्याय जल्दबाजी में ही होना चाहिए कि जल्दी से जल्दी पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। उसी को मद्देनजर रखते हुए ये 15 दिन का इसमें जांच और आगे प्रक्रिया बढ़ने का विषय रखा गया है। तो क्योंकि अब जिन लोगों को इन 15 दिनों से तकलीफ है, वो रोहित वेमुला और पायल तड़वी जी की मां से पूछिए, जो पिछले 8-10 साल से न्याय के लिए भटक रही है, लेकिन उनके बेटे बेटियों को न्याय नहीं मिला। ऐसे सैकड़ों मामले जिनमें परिजन, खासकर SC ST OBC तबके के जो छात्र हैं, उनके साथ भेदभाव होते हैं, जिन मामलों कहीं वर्षों तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में लटके रहते हैं, उनमें अभी तक न्याय नहीं मिल पाया। तो क्या वो लोग जो इन पर सवाल उठा रहे, क्या वो लोग इस बात से खुश है कि कहीं 8-10 वर्षों तक भी न्याय नहीं मिले इन वंचित तबकों के छात्रों के साथ, जिनके साथ संस्थानों में खुली तौर पर हिंसा हुई है? हंसराज मीणा जी, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो इस विधेयक पे, इस बिल पर जो स्टे लगाया है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर जो एक चिंता जाहिर की है कि जो इसमें जो जुर्म है, जो अपराध है, उसकी
श्रेणी बनानी चाहिए, उसकी गंभीरता की ग्रेडिंग करनी चाहिए, क्योंकि जो सजा का प्रावधान है कि यदि मान लीजिए शिक्षण संस्थान की मान्यता कैंसिल हो सकती है, किसी लेक्चर प्रोफेसर की जॉब जा सकती है, छात्र को निष्कासित किया जा सकता है। यदि मान लीजिए किसी छात्र का किसी केस में यदि उसने पहली बार कोई गलती की है और उसकी पहली ही गलती की सजा में यदि उसको विश्वविद्यालय से निष्कासित कर दिया जाए और उसको अपनी भूल सुधारने का कोई मौका ना मिले, तो कहीं ना कहीं उसके ये जो करियर के साथ, उसकी शिक्षा के साथ खिलवाड़ होता हुआ आपको नहीं दिखता? नहीं, देखो ऐसा हमारा जो बहुजन समाज के लोग हैं वो ऐसे किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अनुचित कार्रवाई के लिए कोई मतलब इस तरीके का दबाव नहीं देगा, ना पूर्वाग्रह रखता है, ना वो छात्र ऐसे परिवेश से आते हैं कि ऐसा पूर्वाग्रह उनके मतलब जन्मजात भी नहीं होता है। दरअसल जब तक इस प्रकार के कड़े कानून नहीं होंगे तो मतलब उन्हें न्याय कैसे मिल पाएगा। दूसरी बात, सबसे अहम बात यह है कि किस प्रकार मतलब SC ST OBC के छात्रों के साथ यहाँ तक उनकी हत्याएं हो जाती है और संस्थागत मतलब भेदभाव के उससे मतलब उनको सुसाइड तक जाना पड़ता है। जब हमारे बच्चे ही सुरक्षित नहीं रह रहे तो ये जो कानून है और जो मतलब इस तरीके की प्रावधान है वो बहुत ही मतलब न्याय संगत है, क्योंकि जब छात्रों की, हमारे बहुजन तबके के छात्रों का भविष्य सुरक्षित नहीं है, उनको आत्महत्या के लिए विवश होना पड़ रहा है, उनकी हत्या हो रही है, तो ये सस्पेंड होना वहाँ पे मामूली बात हो जाती है। तो मुझे नहीं लगता कहीं ना कहीं उस जातिगत भेदभाव, हिंसा और उत्पीड़न से भी बड़े एक कानून नजर आते हैं। जी जी जी, हंसराज जी, इस कानून, इस जो बिल में, इस विधेयक में एक और प्रावधान है इक्विटी स्क्वाड बनाने का। तो इक्विटी स्क्वाड जो यदि बनाया जाता है तो एक तरह से ये एक निगरानी तंत्र है और एक ये सभी जो पूरा विश्वविद्यालय एक सर्विलांस के अंदर आ जाता है। तो विरोध करने वालों का ये कहना है कि हमेशा जो विश्वविद्यालय में एक भय का माहौल रहेगा, लोग कुछ कहते हुए और अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करते हुए जो है डरेंगे और फ्री स्पीच कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होगी। तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखो, जो समता समिति बनाई है जी UGC एक्ट के तहत, इसमें जो समिति के लोग रखे गए हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में अभी तक आज़ादी से अब तक मतलब सिर्फ एक आदिवासी जज बन पाया है, तो क्या ये नहीं कह सकते कि हमारे समाज के लोगों के खिलाफ पूर्वाग्रह से निर्णय नहीं दिए गए होंगे? जब हमारे वर्ग के लोग ही प्रतिनिधित्व नहीं करते थे ऐसे सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्थाओं में, तो आज तक हमने ये सवाल तो नहीं उठाया कि मतलब सुप्रीम कोर्ट में हमारे साथ हमारे लोगों के साथ क्या क्या नहीं हुआ होगा। तो जी। सिर्फ एक समिति बना देने भर से कुछ लोग सड़कों पर उतर आए, ये उनके मतलब बौखलाहट को दिखाते हैं, वो दर्शाना चाहते हैं कि अब भी हम जातिवादी मानसिकता रखना चाहते हैं और उन वर्गों को एक गुलाम तौर पर रखना चाहते हैं जिनके साथ हम सदियों से भेदभाव उत्पीड़न करते आए। तो मैं कुछ मतलब उन लोगों से बात कहना चाहता हूं कि आप इस प्रकार से डरिए मत। एक समिति के नाम से हमारा तो प्रतिनिधित्व भी नहीं था ऐसी ऐसी जगह पे जहां से इस देश के निर्णय लिया जाता है, तो हम वहां से नहीं डरे और हमारा समाज आज भी संघर्ष कर रहा है। तो आप एक समिति बनने से इतने डरे नहीं, ना बौखलाहट में आए, ये मेरा आपसे निवेदन है। जी जी, एक प्रश्न इसी बीच में एक सज्जन का था आपसे कि ये जो UGC का 2012 का जो विधेयक है, एक्ट है जी, और 2026 के उसके एक्ट में मूल परिवर्तन क्या है? मूल परिवर्तन यही है, एक तो जो समय अवधि है कार्रवाई की प्रक्रिया उसको कम किया गया है और सीमित समय के अंदर ही जांच प्रक्रिया और सजा, अगर कोई मतलब गलत हिंसात्मक कोई किसी SC ST OBC के छात्र के साथ हिंसात्मक उतरता है या फिर उत्पीड़न करता है तो उनमें समय सीमा कम रखी गई है और ताकि जल्द से जल्द पीड़ित को न्याय मिले। दूसरा पॉइंट ये है कि मतलब उस समिति के अंदर उन वर्गों के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया गया है जो ये उस लड़के का या फिर उस छात्रा का दर्द समझ सके कि वास्तव में हमारे वर्ग के लोगों के साथ किस प्रकार भेदभाव हो रहा है और उनको न्याय मिलना कितना ज़रूरी है।
तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जितना एक बहुजन समाज का समिति में समता समिति के अंदर प्रतिनिधि होगा, वो बखूबी उनके दर्द को समझेगा और जल्द से जल्द उन्हें न्याय दिलाने में तत्परता दिखाएगा। ये एक जो कॉमन क्वेश्चन है इस बिल को लेकर के कि एससी एसटी समुदाय तो पहले से ही 2012 वाले बिल में था, इस बिल में ओबीसी को भी शामिल किया गया है, तो इसके ऊपर ओबीसी को शामिल करने के पीछे क्या मंशा हो सकती है, इसके बारे में आप बताएं। तो ओबीसी का जो शिक्षण संस्थानों में मैंने देखा है, देश के उच्च शिक्षण संस्थान आईआईटी से लेके आईआईएम, एम्स और तमाम जो उच्च शिक्षण संस्थान है यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर, बहुत जगह मैंने मतलब कॉलेज के जो ओबीसी के प्रोफेसर है, चाहे वीएचयू के अंदर हो या डीयू के अंदर हो, श्री राम कॉलेज के अंदर हो, बहुत सारे प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जैसे लोगों की नौकरियां दांव पे लग गई। और कहीं ऐसे छात्र हैं जिनके दरअसल समय समय पर हमारे सामने मामले आते रहते हैं, जिनके साथ जातिगत भेदभाव उत्पीड़न के शिकार हुए हैं। तो दरअसल ये भी एक कठोर सच्चाई है कि जो तथाकथित सभ्य समाज के लोग ओबीसी को भी एससी एसटी ओबीसी के समान समझते हैं और उनके साथ भी भेदभाव करते हैं, जो जातिगत पूर्वाग्रह और मनोवादी विचार रखते हैं। ऐसे लोग मतलब डिस्क्रिमिनेशन करते हैं देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में ओबीसी वर्ग के छात्रों के साथ और प्रोफेसरों के साथ भी। तो हम चाहते हैं कि ओबीसी वर्ग को भी इसमें ऐड होना एक मतलब स्वागत योग्य कदम है और हम ओबीसी के भाइयों के साथ भी खड़े हैं कि अगर उनके साथ भी कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है तो हम साझा लड़ाई है हमारे बहुजन तबके के लोगों की। तो एससी एसटी ओबीसी के लोग संगठित भी होंगे अन्याय के खिलाफ, अपराध के खिलाफ, भेदभाव के खिलाफ। और बाकी के लोग जो जातिवादी पूर्वाग्रह रखते हैं वो इस बात को लेकर डरेंगे और एक मतलब समाज एक सम्मान के तौर पर देखा जाएगा। और हम यही चाहते हैं कि हर समाज सम्मान के नज़र से देखा जाए, बराबर समझे और उनकी गरिमा बनी रहे। हंसराज मीणा जी, जैसे कि मैंने पहले भी कहा आपसे पहली बातचीत में कि पहले जो है इस बिल को लेकर के सवर्ण तबका जो है विरोध कर रहा था, उनमें जो है आक्रोश था, उनमें जो है निराशा थी, हताशा थी। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से इस पर स्टे लगाया है उसके बाद वो हताशा निराशा का जो पक्ष है वो जो बदल गया है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत जल्दबाजी में जो है इस पर निर्णय लिया है, इसको बहुत जल्दबाजी में इसमें इसको स्टे लगाने की कार्रवाई की है? मैं सुप्रीम कोर्ट का हमेशा सम्मान करता आया हूँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी एससी एसटी ओबीसी के लिए मतलब कभी भी पक्ष में मतलब इस तरीके से निर्णय नहीं दिए और हमेशा मतलब निराश करने का काम किया है और हमेशा हमने संघर्ष किया है। और हम सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाई है उसको लेकर अपना विरोध प्रकट करते हैं और ये ठीक नहीं है और हम मतलब इस फैसले के खिलाफ है। और सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि जब 19 मार्च को अगली सुनवाई हो तो ये एससी एसटी ओबीसी के वर्ग के छात्रों के साथ जो उच्च शिक्षण संस्थानों में भेदभाव हो रहा है उसके लिए जल्द से जल्द यूजीसी एक्ट को लागू करे और किसी भी दबाव में नहीं आए। कुछ चंद मीडिया के जो मनोवादी लोग हैं और कुछ जो उच्च पदों पर बैठे लोग और इस तरीके से जातिवादी पूर्वाग्रह रखने वाले जो देश के अंदर एजेंडा बनाते हैं, वो इस तरीके का प्रेशर बना देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि देश के लोग एक बहुत बड़ा तबका है जो इस एक्ट के विरोध में खड़ा है, लेकिन दरअसल ये सच्चाई नहीं है। ये सिर्फ 1-2% लोग हैं जो ऑनलाइन होते हैं और ऐसा माहौल बना देते हैं जिससे सुप्रीम कोर्ट को भी ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ी तादाद संख्या में लोग इसका विरोध कर रहे हैं। दरअसल ये सच्चाई नहीं है और बहुजन आबादी एक बहुत बड़ी आबादी है, तो वो नहीं चाहती कि सड़कों पर आए। तो मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करना चाहूँगा कि वो यूजीसी एक्ट को तत्काल प्रभाव से लागू करे, अन्यथा हमको मतलब सड़कों पर संघर्ष करना पड़ेगा। और इस यूजीसी एक्ट को लागू करवाने के लिए हम हर संभव समाज के पास जाएंगे, जागरूक करेंगे, उसे संगठित करेंगे और आंदोलन के लिए आगे बढ़ाएंगे। जी जी जी, जैसे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई के दौरान ही जो हमारे पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई के ऊपर जो है एक शख्स ने जूता उछाला, इस घटनाक्रम को आप किस तरह से देखते हैं? ये इसके पीछे कौन सी विचारधारा है, कौन लोग हैं,
क्या ये वही लोग हैं जो इस बिल का विरोध कर रहे हैं? बिल्कुल। चीफ जस्टिस गवेजी के ऊपर जिस प्रकार जूता फेंका गया और जिस मानसिकता से मतलब वो अभी भी उन बातों का समर्थन कर रहा है जिन्होंने जूता फेंका कि ये हमला ठीक था, ये बेहद ही निंदनीय था, मैं इसकी कड़े रूप में भर्त्सना करता हूँ। और गवई साहब जी को भी ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ कठोरता के साथ पेश आना चाहिए था, ना कि उनको माफ़ कर देना चाहिए था, क्योंकि नियम सभी के लिए बराबर है। इससे आपराधिक लोगों के खिलाफ और ऐसे जातिवादी मानसिकता और ऐसे मनुवादी जो विचार रखते हैं अपने दिलो दिमाग के अंदर, उन लोगों के हौसले बढ़ते हैं। तो मैं माननीय चीफ जस्टिस के इस माफ़ कर देने वाले फैसले से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। ऐसे लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए थी, जिससे आगे ऐसे सामाजिक तत्वों के खिलाफ एक डर बना रहे उनके दिमाग में। तो और जब एक देश का चीफ जस्टिस तक सुरक्षित नहीं है इस देश के अंदर, तो मतलब इस बिल का विरोध करने वाले भी ऐसे ही लोग हैं जो कल SC ST OBC के छात्रों के साथ देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में भेदभाव करने के लिए आमादा है। और इसी का वो जश्न मना रहे हैं कि चीफ जस्टिस ने फिलहाल इस पर रोक लगा दी है। दरअसल वो एक अपनी जातिवादी और वर्चस्ववादी मानसिकता का जश्न मना रहे हैं, जो हमारे लिए निराशाजनक है, लेकिन हम हार मानने वाले लोगों में से नहीं है। हम कठोर संघर्ष करेंगे और UGC एक्ट को लागू करवाने के लिए आगे भी संघर्षरत रहेंगे। जी जी। सवर्ण समाज जो अभी पीछे जब विरोध चल रहा था प्रधानमंत्री के बारे में, बहुत सारे जो अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया गया कैंपसेस में, और कहा गया कि उनको टिकट ग्रांटेड लिया जाता है सवर्ण समाज को, कि वो जो इस समय वर्तमान सत्ता है उसका जो वोट बैंक है, और उसको मतलब ये समझते हैं कि ये सवर्ण समाज कहाँ जाएगा। तो ये कहीं उनका कहना है, सवर्ण समाज का, मैं ये नहीं कह रहा, सवर्ण समाज का कहना है कि ये जो UGC का बिल है ये राजनीति से प्रेरित है, और इसको जो SC ST OBC वर्ग को अपीजमेंट करने के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति के तहत इस बिल को लाया गया है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? दरअसल मैं स्पष्ट तौर पे बताना चाहता हूँ कि ये सरकार अपने खुशी से इस बिल को लेके नहीं आई है। ये मतलब रोहित वेमुला की माँ और पायल तड़वी की माँ दरअसल सुप्रीम कोर्ट में बरसों से इस न्याय की लड़ाई लड़ रही है, और दबाव में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही सरकार को ये बिल लेके आना पड़ा है मजबूरी में, और इसमें कड़े प्रावधान रखने पड़े, क्योंकि पूर्ववर्ती जो 2022 के रेगुलेशन थे UGC के, उनमें मतलब न्याय नहीं मिल पा रहा था। तो इस वजह से इनको कड़े रूल लाके और मतलब UGC एक्ट लाना पड़ा सरकार को मजबूरी में। लेकिन सरकार का असली रवैया और असली जातिवादी मानसिकता वहाँ पे प्रदर्शित होती है जब सुप्रीम कोर्ट में इस पे याचिका पे सुनवाई हुई, तो सरकार ने इसमें अपना कोई पक्ष नहीं रखा और इस पे रोक लग जाने दी आसानी से। तो दरअसल सवर्ण समाज को नाराज होने की आवश्यकता नहीं है, मोदी सरकार आपके पक्ष में ही खड़ी है हमेशा से। सरकार कोई मतलब खुशी से नहीं लेके आई है बिल, और आप भी बीजेपी को वोट देने वाले हो। अधिकांश लोग जो सवर्ण समाज के लोग हैं वो लास्ट में विरोध कितना ही कर ले, लेकिन वो बीजेपी को वोट देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये उनकी मनुवादी मानसिकता को बाहर निकालने में असक्षम करता है। ऐसा कानून का अगर आप विरोध करते हैं तो ये तो एक आपके जातिगत जो पूर्वाग्रह है उनको सुधार के लिए लाया गया कानून है, तो आपको डरने सहमने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। और रही बात आपकी राजनीतिक पार्टी और विचारधारा की, तो वो आप स्वतंत्र है, लेकिन बीजेपी हमेशा मतलब वंचित तबकों का और उनके अधिकारों का हनन करती आई है, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं सवर्ण समाज पे मतलब कोई हमला नहीं किया है मोदी सरकार ने। जी जी जी। फिर भी जो है कहते हैं एक भारतीय के तौर पे हमारी जो है जातिगत पहचान से पहले हम सब एक भारतीय हैं, इस देश के नागरिक हैं, और एक बतौर नागरिक के तौर पे जो है जब हम ये देखते हैं कि किसी भी पक्ष को किसी चीज को लेकर के संदेह होता है, तो SC ST OBC समाज के एक प्रतिनिधि के तौर पे और एक सामाजिक चेतना के जो है आप मुखर प्रहरी हैं, उसके तौर पर आप जो सवर्ण समाज को
क्या भरोसा देना चाहते हैं, क्या आश्वासन देना चाहते हैं कि आप कि इस बिल का कोई मिसयूज नहीं होगा और बिल के मिसयूज होने के डर से जो है सुरक्षा के बिलों को लाया जाना तो बंद नहीं किया जाना चाहिए। मैं सवर्ण समाज से कहना चाहूँगा कि आप यूजीसी एक्ट 2026 का अनावश्यक विरोध करना बंद कर दीजिए। आपसे विनम्र निवेदन है, क्योंकि ये आपके उत्पीड़न या आपके प्रति दुर्भावना के लिए नहीं लाया गया। ये दरअसल SC ST OBC के जो छात्र हैं जिनके साथ उत्पीड़न होता है, देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में भेदभाव होता है, हिंसा होती है, दरअसल उनकी सुरक्षा के लिए लाया गया है। तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जो बहुजन तबके के लोग हैं वो इस परिवेश में पले बड़े होते हैं कि वो कभी भी मतलब आगे की जो पुलिसिया कार्रवाई है उनमें कभी आगे नहीं बढ़ना चाहते इतनी आसानी से। वो तभी आगे बढ़ते हैं जब उनके साथ कोई वास्तव में उत्पीड़न और भेदभाव और उनके जो आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है, तभी मतलब वो आगे बढ़ते कार्रवाइयों में। नहीं, वो थाने कोर्ट इनसे काफ़ी डरते हैं और वो कभी जाना नहीं पसंद करते आगे की कार्रवाइयों में। लेकिन अगर वाकई उनके साथ भेदभाव हो रहा है तो वो अपने लिए न्याय तो मांगेंगे और आपको डरने की ज़रूरत नहीं है इस विषय में, क्योंकि ये तो जो जातिगत पूर्वाग्रह रखते हैं, भेदभाव करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कानून है। तो आपके समाज में भी तो सुधार होना चाहिए। ऐसी जो मानसिकता के लोग ऐसी मानसिकता रखते हैं आपके समाज के अंदर के कुछ लोग, तो उनके अंदर भी सुधार आना चाहिए। तभी तो एक समावेशी समाज बन पाएगा, तभी तो समाज मजबूत बन पाएगा, तभी तो देश आगे बढ़ पाएगा। तो ये तो आपका दायित्व बनता है कि आपके अंदर के कुछ लोग जो इस तरीके के जातिवादी मानसिकता रखते हैं उनकी सोच में सुधार आए। तो अगर ये कानून इन चीज़ों में सुधार लाता है तो ये तो इसका तो स्वागत करना चाहिए और आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको भरोसा देता हूँ कि मैं और बहुजन समाज के छात्रों को भी ये कहना चाहता हूँ और अपील करना चाहता हूँ कि अपनी मतलब निजी द्वेषता या दुर्भावना के कारण किसी भी सवर्ण समुदाय के छात्रों के खिलाफ किसी भी प्रकार का इस तरीके से कार्रवाई या शिकायत ना करे। अगर वाकई आपके साथ जातिगत भेदभाव और उत्पीड़न हुआ है तो आप खुलकर इसके खिलाफ आइए और हम आपके साथ खड़े हैं और आपको न्याय मिलना चाहिए इन मामलों में, क्योंकि वर्षों से नहीं मिल पा रहा है और जिसके कारण ये एक्ट लाया गया है। तो मैं जो यूजीसी एक्ट है 2026 इसका स्वागत करता हूँ। तो ये एक विस्तृत बातचीत थी, जिस बातचीत का हमने आपसे वादा किया था कि सामाजिक क्रांति के जो है प्रणेता हंसराज मीणा, जो कि सपुरा क्षेत्र में जल जंगल जमीन के मुद्दों को उठाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ट्राइबल आर्मी के संस्थापक हैं, उनसे जो है एक विस्तृत बातचीत की। और ये बातचीत आप बताइएगा आपको कैसी लगी, और इस बातचीत के ऊपर यदि कुछ आप कमेंट लिखना चाहें तो कमेंट लिख दीजिएगा। और ये बातचीत यदि अच्छी लगी हो तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। और आपको यदि ये लगा हो कि हमने बैठ करके यहाँ कुछ जो है मीनिंगफुल बात करी है, तो आपसे गुजारिश रहेगी कि चैनल यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थोड़े बहुत कहीं पर जो है यदि किसी कानून का मिसयूज होने के डर से एक अच्छे कानून को रद्दी की टोकरी में फेंक देना कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। ये मेरा अपना निजी मत है, मेरा अपना निजी विचार है। तो ये इस बातचीत को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। पसंद आया हो तो दूर दूर तक इस बातचीत को आगे बढ़ाइए, और यदि कहीं पर इसकी व्याख्या करने में हमारे से भूल चूक हो गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या कहीं इस बातचीत में यदि किसी भी व्यक्ति की यदि भावनाओं को हमने ठेस पहुंचाया हो, किसी भी समूह के किसी भी के जो है भावनाओं को यदि ठेस पहुंचाया हो, तो उसके लिए हम जो है पहले से ही करबद्ध क्षमा प्रार्थी हैं। तो ऐसी ही बातचीत के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल चलते चलते 802 के ऊपर। और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी को आज के दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय जवान, जय किसान, जय संविधान।